Hello student, welcome to my channel Motion Explain GSEB ADC. In this video हम लोग वर्ल्ड वॉर वन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर वन में जैसे कॉसेस क्या क्या हैं, किन वजहों से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में और डीप में जानेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, क्या क्या वजह थी वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन अकर्ड बिटवीन जुलाई 1914 and ends on November 11, 1918. By the end of the war, over 17 million people would be killed, including over 100,000 American troops. ये वर्ल्ड वॉर जो है हमारा जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था और तकरीबन नवंबर 11, 1918 में एंड अप हुआ। और जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब एंड हुआ था, तकरीबन 17 मिलियन पीपल्स, तकरीबन कह सकते हैं 1,70,00,000 लोगों के आसपास इसमें मारे गए थे, जिसमें सिर्फ 1 लाख अमेरिकन सोल्जर थे। The reason why war erupted is actually much more complicated than a simple list of causes. अब यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड वॉर वन के हम लोग रीज़न जानने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ही सिंपल लिस्ट देखने को मिलेगी इसमें, जैसे म्यूचुअल डिफेंस अलायंस, एक्स वाई सेड रीजन्स है, पर लेकिन जब हम इनको समझने पे जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा उलझता हुआ जाएगा। So while there was a chain of events that directly led to the fighting, the actual root cause are much more deeper and a part of continued debate and discussion. अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो लड़ाई जो है वो शुरू हुई और आगे बढ़ती चली गई। The list is an overview of the most popular reason that are cited. अब यहाँ पे हम लोग लिस्ट के बारे में समझेंगे जो मेन वजह है वर्ल्ड वॉर वन की। चलिए हमसे उन सारी वजहों को हम लोग जानते हैं, उन रीजंस को हम लोग जानते हैं। सो नंबर वन इज़ म्यूचुअल डिफेंस अलायंस। म्यूचुअल डिफेंस अलायंस का अगर हम लोग यहाँ पे समझा जाए तो यहाँ पे जो छोटे छोटे देश थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्रीटीज़ करना चालू कर दिया था, संधियाँ बनाना चालू कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशंस थे। और जो दूसरे जो छोटे छोटे थे, जैसे हमारा ले सकते हैं रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, बेलारूस, ग्रीस, ये सब बहुत ही छोटे देश थे और इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। तो इनको डर लगने लगा कि हम लोग छोटे हैं और हम लोग इतने ताकतवर नहीं हैं, तो जो बड़े और स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं वो हम पे बहुत ही आसानी से कब्जा कर सकते हैं। सो इन लोगों ने क्या किया, तो छोटे छोटे देश लोगों ने मिलकर पहले तो अपना ग्रुप्स बनाया और किसी एक पावरफुल कंट्री के साथ में उन्होंने ट्रीटी कर ली, साइन कर ली, ताकि वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और जो छोटे छोटे नेशंस है वो उनको अपनी जितनी भी आर्मी है जितना हो सकेगा वो उनको मदद करेंगे, बाय फाइनेंशियली, बाय मिलिट्री के द्वारा और दूसरी अदर रिक्वायरमेंट्स के। So, over time, countries throughout Europe made mutual defense agreement that would pull them into battle. These treaties meant that if one country was attacked, allied countries were bound to defend them. अब यहाँ पे जैसा ही टाइम हुआ तो जो देश थे यूरोप में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज जितने भी थे, उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना चालू कर दिया। अब ये अगर डिफेंस एग्रीमेंट देखा जाए तो इस ट्रीटी में इन्होंने स्पेशली मेन पॉइंट जो मेंशन किया था कि अगर हमारे ग्रुप में किसी भी एक देश के ऊपर कोई दूसरा देश अगर हमला करता है तो हम लोग यहाँ पे बाउंड होंगे कि उस देश को हम लोग डिफेंड करें। अब ये जो ट्रीटीज़ थी ये वर्ल्ड वॉर वन के पहले ही क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया था। वो ट्रीटीज़ को हम लोग जानते हैं जो अलायंस क्रिएट हुए थे, जैसे रशिया एंड सर्बिया, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, फ्रांस एंड रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड बेल्जियम, जापान एंड ब्रिटेन, ये मेजर अलाइंस बने थे एक दूसरे के। सबसे पहले देखते हैं, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया। सर्बिया गॉट इन्वॉल्व टू डिफेंड सर्बिया। जर्मनी, seeing रशिया मोबिलाइजिंग, डिक्लेयर वॉर ऑन रशिया। अब सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें आगे एक फैक्ट है जहाँ पे एक एसेसिनेशन हुआ था। ऑस्ट्रिया के जो क्वीन और किंग थे उनको एसेसिनेट, उनका मर्डर कर दिया गया था।
और ऑस्ट्रिया ने ये इल्ज़ाम सीधा सर्बिया पे लगाया। वहाँ पर का एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप था, जिसको ब्लैक हैंड के नाम से हम जानते हैं, उनको सीधा ब्लेम किया। और उन्होंने सर्बिया को वार्निंग दी कि अगर आपने 48 आवर्स के अंदर उनको हमारे हैंड ओवर नहीं किया तो हम लोग आपके ऊपर अटैक कर देंगे, एक तरीके से वॉर डिक्लेयर कर देंगे। जब सर्बिया के ऊपर उन्होंने जब सर्बिया ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। अब जैसा कि हमने पहले ट्रीटी में देखा कि रशिया एंड सर्बिया दोनों अलायंस बन गए थे, तो यहाँ पे जैसे ही सर्बिया ने सर्बिया पर हमला किया ऑस्ट्रिया और हंगरी ने, वैसे ही रशिया आगे बढ़ा कि वो सर्बिया को डिफेंड करने लगे। अब यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में भी अलायंस हुए थे, डिफेंस ट्रीटी साइन हुई थी। जब देखा कि जर्मनी ने देखा कि रशिया ने सर्बिया को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ में आ गया है, तो जर्मनी ने भी क्या किया, जर्मनी ने जैसे जर्मनी की ट्रीटी थी ऑस्ट्रिया के साथ में, तो उसने भी रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दिया। फ्रांस वॉज देन ड्रॉन इन अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पे फ्रांस भी आगे आया क्योंकि फ्रांस और रशिया की अलायंस थी, तो फ्रांस ने भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी अटैक फ्रांस थ्रू बेल्जियम पुलिंग ब्रिटेन इनटू वॉर। अब जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया बेल्जियम के द्वारा, और इस वजह से जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम के बीच में भी ट्रीटी हुई थी, तो जैसे ही जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस के ऊपर और बेल्जियम के ऊपर, तो ब्रिटेन भी ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। और लेटर ऑन फिर जापान इंटर हुआ, क्योंकि जापान और ब्रिटेन के बीच में था, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी ने जब फ्रांस बेल्जियम के द्वारा फ्रांस पे अटैक किया, तो ब्रिटेन भी ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन जो है वो अलायंस थे। अब यहाँ पे ब्रिटेन और जापान भी अलायंस थे, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर हमला हुआ है तो जापान ने भी वो वॉर में इंटर हो गया। ना उसके बाद में इटली एंड द यूनाइटेड स्टेट वुड इंटर ऑन द साइड ऑफ द अलाई। वैसे ही इटली और यूनाइटेड स्टेट, यानी जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जानते हैं, वो भी इंटर हो गया वर्ल्ड वॉर वन में। अब ये तो वर्ल्ड वॉर वन की हम लोगों ने मेन वजह जानी कि दैट मेन रीज़न क्या था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2-3 पॉइंट मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो एसेसिनेशन हुआ ऑस्ट्रिया के राजा और रानी का। अब दूसरा मेन रीजन अगर समझा जाए तो यहाँ पे तो जो अलायंस, जो अलाइज, जो संधि, जो ट्रीटी बनी थी, वो ट्रीटी मेन रिस्पॉन्सिबल हुई और इतने सारे देशों को इस ऑस्ट्रिया और सर्बिया के वॉर के बीच में सब देश एक दूसरे के अलायंस यानी संधियों से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें चाह के या ना चाहते हुए भी उनका सपोर्ट करना पड़ा। ये हो गया नंबर वन। नंबर टू, इम्पेरलिज्म। इम्पेरलिज्म है क्या? अब इम्पेरलिज्म इज व्हेन अ कंट्री इंक्रीज देयर पावर एंड वेल्थ बाय ब्रिंगिंग एडिशनल टेरिटरीज अंडर देयर कंट्रोल। अब इम्पेरलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई भी एक ताकतवर देश दूसरे देश पे कब्जा करता है और उस देश को अपने देश में जोड़ने लगे, इसको हम लोग कहते हैं इम्पेरलिज्म। ये इम्पेरलिज्म का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे इंडिया था एक इम्पेरलाइज बाय ब्रिटेन। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, फिर उसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने किया। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देश थे जो ब्रिटेन ने उनको इम्पेरलाइज किया हुआ था। So before World War One, Africa and part of Asia were point of contention among the European countries. This was especially true because of the raw material this area could provide. अब वर्ल्ड वॉर वन के पहले जब अफ्रीका, और मेजर हम अफ्रीका ही की बात करेंगे क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, फिर बेल्जियम, फिर पोर्चुगल, डच, ये लोगों ने अलग अलग छोटे छोटे राज्य अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में किया हुआ था। तो हमारे इंडिया में जो है वो सिर्फ अगर देखा जाए फ्रांस और ब्रिटेन का ही रास्ता, लेकिन कुछ टाइम के बाद फ्रांस को भी निकलना पड़ा। लेकिन अफ्रीका में ये लंबे समय तक चलता रहा, और अफ्रीका के ऊपर खासकर इन्होंने कहा था क्योंकि वो रॉ मटेरियल का ही बहुत बड़ा सोर्स था। The increasing competition and desire for the greater empire led to an increase in the confrontation that helped push the world into World War One. अब अफ्रीका देशों में, एशिया के कुछ देशों में जैसे चाइना के ऊपर भी कब्जा था, श्रीलंका के ऊपर, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा,
बहुत सारे देश थे, एशिया खासकर अफ्रीका और एशिया में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज का कब्जा था। अब सभी देश जो यूरोपियन नेशंस ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज, उनकी लालच बढ़ती जा रही थी। अब इस लालच को देखते हुए अब वो सभी चाहते थे कि अब वो अपने आप को पहले तो वेल्दी करें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉ मटेरियल्स अपने देश में मंगाते थे, उनको मैन्युफैक्चर करते थे और दूसरे देशों में सेल करते थे। पहले तो ये ब्रिटेन और फ्रांस करते थे, उसके बाद में जर्मनी भी इंटर हुआ। जर्मनी ने भी करना चालू कर दिया और जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया और उसने भी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। और देन अब यही इम्पेरलिज्म, सभी देश इम्पेरलाइज कर रहे थे दूसरे कमज़ोर देशों को, तो ये भी एक वजह बनी वर्ल्ड वॉर वन की। मूविंग ऑन टू द थर्ड, मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म का मतलब होता है कि कोई भी देश जब अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने लगे बाय मैन पावर, बाय आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, उसका स्ट्रॉन्ग करने लगे, सो इसको हम कहते हैं मिलिट्रिज्म। एज द वर्ल्ड इंटर द 20th सेंचुरी एन आर्म रेस हैड बिगन। बाय 1914 जर्मनी हैड द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन अ मिलिट्री बिल्डअप। अब जैसे ही हमारा वर्ल्ड वॉर पास आ रहा था, 1914 के आसपास आ रहा था, तो उससे पहले तो देखा जाए पूरी दुनिया में जर्मनी जो था, जर्मनी ने अपने आप को मिलिट्री के रूप में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। Great Britain and Germany both greatly increased their navies in this time period. Further, in Germany and Russia particularly, the military established began to have a greater influence on the public policy. अब जर्मनी को देखते हुए ग्रेट ब्रिटेन ने भी अपने आप को मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग किया और जर्मनी और ब्रिटेन ने अपनी नेवीज़ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। इसी के साथ देखते देखते हुए रशिया ने भी अपने आप को मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दिया और उन्होंने अपने देश के अंदर मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा करा, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इन्फ्लुएंस लोगों को उन्होंने इस तरह से बात रखी सामने कि मिलिट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ एक पॉलिसीज़ भी लेकर आए थे जैसे जर्मनी के अंदर कि मिलिट्री में ज्वाइन होना मैंडेटरी है, मस्ट है, मिलिट्री में सर्विस देना ज़रूरी है। दिस इंक्रीज इन द मिलिट्रिज्म हेल्प पुश द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द वॉर। अब वर्ल्ड वॉर वन 1914 को आते आते मैक्सिमम देश जो है वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में लग गए थे, क्योंकि कंपटीशन चल चुका था। एक देश अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो अगर हम कमज़ोर हो गए तो वो देश हमारे ऊपर आसानी से हमला कर देगा और हमें बहुत ही आसानी से अपने कब्जे में ले लेगा। तो एक तरफ से एक तो रेस थी, भूख थी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और कुछ एक कहीं पे वजह थी कि वो अपने आप को बचाना चाहते थे दूसरे देशों के एग्रेशन से, दूसरे देशों के मिलिट्री के पावर से। सो ये एक वजह है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, एक तो मिलिट्री रेस। एट द एंड में अगर देखा जाए तो 1914 के पहले पूरी दुनिया, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ एक बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए थे, हथियार के ऊपर बैठे हुए थे। बस एक गोली चलने की देर थी जिसकी वजह से सभी देश जो हैं वो लड़ने को तैयार हो गए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट जो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी अपने देश को लेके देशभक्ति, देश प्रेम, और ऐसा देश प्रेम जो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर जाए, मारो या तो मरो, सिर्फ हमारा देश बचना चाहिए। अब मच ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वॉर वॉज बेस्ड ऑन द डिज़ायर ऑफ Slavic people in Bosnia and Herzegovina to no longer be a part of Russia-Hungary but instead be a part of Serbia. In this way, nationalism led directly to the war. But in a more general way, the nationalism of the various countries throughout the Europe contributed not only the beginning but the extension of the war in Europe. Each country tried to prove their dominance and power. अब देखा जाए यहाँ पे तो मच यहाँ पे ओरिजिन अगर माना जा रहा है वॉर का, वर्ल्ड वॉर वन का, वो थे सैल्विक पीपल जो बॉस्निया और हर्जेगोविना में। सैल्विक पीपल अगर देखा जाए तो ये मोस्टली ऑफ इंडो यूरोपियन पीपल्स को सैल्विक पीपल कहा जाता है। और ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो लोग नहीं चाहते थे कि वो अब ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट हो, यानी जो बॉस्निया और हर्जेगोविना जो पार्ट थे वो नहीं चाहते थे कि अब वो अलग होना चाहते थे, बट स्टेट बी पार्ट ऑफ सर्बिया, वो सर्बिया का पार्ट होना चाहते थे। अब यहाँ पे हमने जैसे पहले पॉइंट पे पढ़ा कि ऑस्ट्रिया और हंगरिया ने क्या किया था, सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया था। अब ये सब चीज़ें क्या हुई, ये जो देशभक्ति थी, यानी लोग ऑस्ट्रिया के अंदर रह रहे हैं पर लेकिन वो चाहते हैं कि वो सर्बिया के साथ में जाएं। अब ये एक देशभक्ति एक तरीके से जुनूनी देशभक्ति थी, मारो या मरो की, जिसकी वजह से डायरेक्टली वॉर हो गया। अब और दूसरे अगर तरीक़ों से देखा जाए तो नेशनलिज्म अगर देखा जाए तो सिर्फ एक खाली दूसरे देश में जुड़ना ही नहीं था, और भी बहुत सारी वजह थी, जैसे दूसरे देशों को लेकर नफ़रत,
दूसरों देशों को लेके जो गलत बातें करना। उस टाइम पे न्यूज़पेपर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। पहले के टाइम पे न्यूज़पेपर नहीं चलते थे, सिंपली बोर्ड पे बातें लिख दी जाती थी। एक मेन चौराहा होता था, चौराहे पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता था जहाँ पे सारी बातें लिखी जाती थी, और जो भी देश दूसरे देश से नफरत करता था वो उसी देश के बारे में बुराई लिखता था, कि ताकि लोगों के अंदर इतनी नफरत बढ़ जाए, इतनी नफरत बढ़ जाए कि वो दूसरे देश के लोगों को भी देखें तो भी वो थोड़ा सा उनके लिए एक ऑटोमेटिकली नफरत पैदा हो जाए। नाउ मूविंग अहेड, इमीडिएट कॉज। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि दैट क्या रीज़न था, मेजर फैक्टर्स पढ़े। अब यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है कि सब देश तैयार बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि मौका कुछ हो। कुछ देश वेट कर रहे थे कि मौका मिले, और कुछ देश वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी ना हो, वो अपने आप को बचा के रखें। सो नाउ अब हम जानेंगे क्या ऐसी मेन वजह थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रोक आउट हो गया, अचानक स्टार्ट हो गया। नाउ इमीडिएट कॉज, एसेसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। The immediate cause of the World War I that made aforementioned items came into play, alliance, imperialism, militarism, and nationalism, was the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria and Hungary. अब यहाँ पे हमने कुछ तो जाना कि कि एक यहाँ पे एसेसिनेशन हुआ, यानी कत्ल हुआ, किसका? फ्रांस फर्डिनेंड का। अब जब ये फ्रांस फर्डिनेंड का जब कत्ल हुआ यहाँ पे, तो जितनी भी अभी हम लोगों ने जो पहले के 4 पॉइंट पढ़े, जैसे अलायंस, इम्पेरियलिज्म, मिलिट्रिज्म, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें उस वक्त एक्टिव हो गई, यानी ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। जैसे अलायंस, यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया के जो राजा थे फ्रांस फर्डिनेंड, उनको एसेसिनेट किया गया। In June 1914, a Serbian nationalist terrorist group called the Black Hand sent a group to assassinate the Archduke. Archduke अगर कहा जाए तो जैसे हमारे यहाँ पे राजा होते हैं, तो वैसे ही ऑस्ट्रिया में आर्कड्यूक कहा जाता है। ब्लैक हैंड ने 1914 में कुछ लोगों को भेजा ताकि वो आर्कड्यूक को मार सके। Their first attempt failed when a driver avoided a grenade thrown at their car. यहाँ पे जो पहला अटैम्प्ट हुआ था, यहाँ पे जब आर्कड्यूक जब ट्रैवल कर रहे थे तो उनके ऊपर ग्रेनेड बॉम्ब फेंका गया था, पर लेकिन यहाँ पे उनके ड्राइवर किसी तरह से बच गए थे। हाउएवर लेटर दैट डे अ सर्बियन नेशनलिस्ट नेम्ड गैव्रिलो प्रिंसिप assassinated him and his wife while they were in Sarajevo, Bosnia, which was a part of Hungary. अब उस दिन तो पहले बच गए, लेकिन सेम डे बाद में ही फिर एक गैव्रिलियो प्रिंसिपे नाम का एक पर्सन ने सीधा जो आर्कड्यूक और उनकी वाइफ को सीधा गोली मार के उनकी हत्या कर दी। अब दिस वॉज इन प्रोटेस्ट टू ऑस्ट्रिया एंड हंगरी हैविंग अ कंट्रोल ऑफ द रीजन। और ये वहाँ पे एक सभा चल रही थी कि जहाँ पे जो बॉस्निया के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो नाउ दे डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। सर्बिया वांटेड टू टेक ओवर बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। अब सर्बिया चाहता था कि वो बॉस्निया और हर्जेगोविना पे कब्जा कर ले। दिस असैसिनेशन लेड टू ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयरिंग वॉर ऑन सर्बिया। अब ये जो एक कत्लेआम हुआ, ये सीधा इशारा गया कि कहाँ पे ये कत्ल हुआ था, जब वो प्रोटेस्ट के बीच में थे, जहाँ पे बॉस्निया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी का पार्ट नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे सीधा एक इशारा गया कि दैट वो प्रोटेस्ट के बीच में उनका मर्डर हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पर के लोगों ने किया। और यहाँ पे बहुत अच्छे से लोग जानते थे कि सर्बिया जो है वो बॉस्निया के लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि वो हंगरी से अलग हो, ऑस्ट्रिया से अलग हो और सर्बिया में आके जुड़ जाएं। नाउ द एसेसिनेशन लेड टू ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयरिंग वॉर ऑन सर्बिया। अब ये जो एसेसिनेशन खून हुआ था, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सीधा सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे रशिया और सर्बिया की अलायंस थी कि सर्बिया या जब रशिया या सर्बिया दोनों देशों पे कोई भी एक देश पे हमला होगा तो दूसरा देश तुरंत मदद के लिए आएगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा। सो व्हेन रशिया बिगेन टू मोबिलाइज ड्यू टू अलायंस विद सर्बिया, जर्मनी डिक्लेयर वॉर ऑन रशिया। अब जैसे ही रशिया सर्बिया की मदद के लिए आगे बढ़ा, अब वो मदद के लिए आया, तब यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी अलायंस थे, तो उन्होंने जर्मनी ने क्या किया, रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दिया।
Thus began the expansion of the war to include all those involved in a mutual defense alliance. अब जैसे ही जर्मनी ने रशिया के खिलाफ जंग छेड़ा, जो अलायंस, जो देश दूसरे देशों के साथ जिन्होंने संधि ट्रीटीज करी थी, वो सारे देश आके खड़े हो गए और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो सडनली स्टार्ट हो गया. सो मेन रीज़न हम जान सकते हैं कि जो ये आर्क्ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, इनका जो एसिसिनेशन था, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ब्रोक आउट हुआ. वर्ल्ड वॉर की तैयारी तो पहले ही सबने रखी हुई थी, हथियारों से, संधि से, इम्पेरियलिज्म से. बस एक एक्सक्यूज़ वहाँ पे मिल नहीं रहा था कि किस वजह से हम हमला करें. लेकिन यहाँ पे एक एक्सक्यूज़ मिल गया. जैसे ही एसेसिनेशन हुआ, ऑस्ट्रिया ने सीधा वॉर डिक्लेयर कर दिया. नाउ अब वर्ल्ड वॉर की हम समरी जानते हैं, समरी ऑफ इवेंट. यहाँ पे हाईलाइट में जानेंगे दैट द एसेसिनेशन ऑफ आर्क Austrian Archduke Franz Ferdinand, June 28, 1949, was the main catalyst for the start of the Great War, World War I. After the assassination, following series of events took place. अब जैसा कि मैंने अभी कहा कि जैसे ही ड्यूक के ऊपर हमला हुआ, ड्यूक क्या था? ड्यूक के ऊपर हमला होना और वर्ल्ड वॉर शुरू होना. सो सबसे पहले जुलाई 28 ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वॉर. ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया. नेक्स्ट, विद इन आफ्टर 3 days, ऑस्ट्रिया का जो अलाय था जर्मनी, यहाँ पे सर्बिया का जो अलाय था वो रशिया था. उन्होंने क्या किया? सर्बिया की मदद करने के लिए रशिया आगे आया. जैसे ही रशिया सर्बिया की मदद के लिए आगे आया तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया का जो अलाय था जर्मनी, उसने रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दिया. सो नाउ विद इन अ वेरी नेक्स्ट 2 days, अब यहाँ पे रशिया और फ्रांस क्या थे? अलाय थे. अगस्त 3 को जर्मनी डिक्लेयर वॉर ऑन फ्रांस. क्यों? क्योंकि फ्रांस क्या था? रशिया का दोस्त था, अलाय था, संधि साइन करी हुई थी. इमीडिएटली बिगेन एन इन्वेजन ऑफ न्यूट्रल बेल्जियम. अब इसमें बेल्जियम ने किसी के साथ में किसी भी तरीके की ट्रीटी नहीं साइन करी थी, लेकिन बेल्जियम और फ्रांस अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच में ट्रीटी थी, लेकिन बेल्जियम अभी आगे नहीं आया था. जब ये चीज़ को जर्मनी ने समझा कि बेल्जियम कमज़ोर है और वो आगे नहीं आ रहा है, तो जर्मनी ने क्या किया? यहाँ पे बेल्जियम के ऊपर भी हमला कर दिया. जैसे ही बेल्जियम के ऊपर हमला किया गया तो जो ग्रेट ब्रिटेन, जो फ्रांस का अलाय है, उसने जर्मनी के खिलाफ जंग छेड़ दिया. नाउ आफ्टर दैट, जब ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट विल्सन थे, डिक्लेयर दैट द यूनाइटेड स्टेट विल रिमेन. यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने भी अलायंस की हुई थी, पर लेकिन उन्होंने क्या सीधा क्लियर कर दिया था कि वो इसमें पार्ट नहीं लेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे. नाउ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट. अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, मैप पे भी हम देख के हम समझेंगे. सो द फर्स्ट मंथ ऑफ द कॉम्बैट कंसिस्टेड ऑफ बोल्ड अटैक एंड रैपिड ट्रूप मूवमेंट ऑन बोथ फ्रंट. अब ये जो आप देख रहे हो, ये रीजन आप देख रहे हो, ये रीजन, एक तो ये कि एक फ्रंट हो गया और दूसरा एक ये आपका एक फ्रंट हो गया. ठीक है. अब जब वॉर स्टार्ट हुए 1 महीना हो चुका था, तब सभी देश क्या थे? बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे, हथियार फुल थे, तो जिसकी वजह से आर्मी भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी. तो दोनों फ्रंट, एक ये फ्रंट और एक ये फ्रंट से बहुत ही ज़बरदस्त अटैक हो रहा था, स्पेशली जर्मनी और ऑस्ट्रिया के ऊपर. जर्मनी अटैक्ड बेल्जियम एंड देन फ्रांस. अब जर्मनी ने क्या किया? यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रांस के ऊपर अटैक किया, देन बेल्जियम के ऊपर, सॉरी, फर्स्ट बेल्जियम के ऊपर अटैक किया, उसके बाद उन्होंने फ्रांस पे अटैक कर दिया. अब यहाँ पे बेल्जियम, फ्रांस और ब्रिटेन टीटी में थे. अब जब बेल्जियम के ऊपर हमला हुआ, फ्रांस के ऊपर हमला हुआ, तो फिर ब्रिटेन भी आगे आ गया. इन द ईस्ट रशिया अटैक्ड बोथ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. अब यहाँ पे जब ये आप देख रहे हैं, ये जर्मनी है और ये है हमारा रशिया. ठीक है. अब रशिया ने क्या किया? जर्मनी के ऊपर भी अटैक किया, देन एंड हंगरी, इनके ऊपर भी अटैक किया. इन साउथ ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक सर्बिया. अब साउथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सर्बिया ने भी क्या किया? इनके ऊपर अटैक कर दिया. फॉलोइंग द बैटल ऑफ मान September 5 to 9, 1914, the Western Front became entrenched in central France
and remained that the way for the rest of the war. The front in the east also gradually looked into the place. नाउ ये हमने पढ़ा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट किस तरह से जो वॉर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था। अब आ जाते हैं हम द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को अगर समझा जाए तो हम एक तरीके से यहाँ पे टर्की को भी कह सकते हैं। लेट इन 1914 का मतलब यानी 1914 जब ख़त्म होने वाला था वो साल, तब द ऑटोमन एम्पायर वॉज बॉट इन टू अ फ्रे एज वेल एज आफ्टर जर्मनी ट्रिक रशिया इन टू थिंकिंग दैट टर्की हैड अटैक्ड इट. As a result, much 1915 was dominated by Allied action against the Ottoman in the Mediterranean. First, Britain and France launched a failed attack on Dardanelles. The campaign followed by British invasion of the Gallipoli Peninsula. Britain also launched a separate campaign against the Turk in Mesopotamia. Although the British had some success in Mesopotamia, the Gallipoli campaign and the attack on the Dardanelles resulted in the British defeat. अब यहाँ पे ये ऑटोमन एम्पायर के ऊपर हमला क्यों हुआ? यहाँ पे अगर देखा जाए तो जर्मनी ने क्या किया, रशिया को ट्रिक किया, यानी रशिया को एक धोखा दिया और जर्मनी ने यहाँ पे हमला करवाया और रशिया को ऐसा एहसास दिलवाया कि टर्की ने रशिया के ऊपर हमला करा है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जो पहले अलाइड नेशन थे वो उन्होंने एक्शन लिया ऑटोमन यानी टर्की के खिलाफ मेडिटेरियन सी में। फर्स्ट क्या किया, पहले तो ब्रिटेन और फ्रांस ये अलाइड ग्रुप के थे, उन्होंने क्या किया, ये भी ऑटोमन एम्पायर के पार्ट थे, डैंडलेस पे हमला किया। उसके बाद ब्रिटिश ने वापस गैलीपोली पेनिनसुला पे हमला किया, जिसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने 3 अलग अलग जगह पे हमला किया, एक तो डैंडलेस, दूसरा गैलीपोली पेनिनसुलिया और तीसरा था मेसोपोटामिया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया में उनको थोड़ी बहुत कामयाबी मिली थी, लेकिन जो गैलीपोली उन्होंने कैंपेन शुरू किया था और उसके बाद जो पहला एक तो ये डैंडलेस और गैलीपोली, यहाँ पे उनको हार का सामना फेस करना पड़ा और वो डिफीट हो गए। नाउ मूविंग अहेड विद दैट,